main question is what? First find what is the main. Now second find the values of D at D1, D2, D3 जो सभी वैल्यू का अगर D नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट, तो आपका क्वेश्चन कंसिस्टेंट से रिलेटेड है तो कंसिस्टेंट. If D is non-zero, then unique solution. ये आपका इंटरप्रिटेशन है. D is non-zero will give you the unique solution, which is your interpretation. And if it is asked to find all values of variable, then go forward by Cramer's rule. Go by Cramer's rule. Use Cramer's rule. ये तो पहले हुआ है Cramer's rule. ये थर्ड. Next fourth point है algorithm. What is the fourth point of algorithm? D non-zero के बाद. So go by Cramer's rule. Use Cramer's rule or any other method. Solve it. So this is different case. Second, जब D non-zero होगा, अगर D जीरो होगा तो अगर D जीरो होगा पहले आपको D1, D2, D3 फिर D नॉन जीरो है हम कुछ मिलते हैं. अगर D जीरो है तो फिर से हमें और कुछ केसेस जोड़ देना है. D जीरो के बाद अगर ये हमारी फोर्थ केस है. फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर आगे के एल्गोरिथम को आपको पकड़ना है. फिर सेकंड में क्वेश्चन समझने के बाद D1, D2, D3, D निकाल लो. अगर D नॉन जीरो है तो आपका इंटरप्रिटेशन होगा कंसिस्टेंट इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन. बट अगर D जीरो होगा तो D जीरो में दो केसेस होंगे. पहले केस है एंड एट द सेम टाइम. एंड ये इंपॉर्टेंट केस है. एटलीस्ट वन D1, D2, D3 इसमें से एक नॉन जीरो है. इसमें से एक नॉन जीरो. D1, D2, D3 में एक नॉन जीरो. D जीरो रहने दो, जैसे D जीरो रहने दो, कोई बात नहीं. D जीरो होगा बट D1, D2, D3 में कम से कम एक एटलीस्ट वन. अगर नॉन जीरो टर्म है इनकंसिस्टेंट, इस केस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट. इट हैज नो सॉल्यूशन. दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट को सॉल्यूशन नहीं रहता. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग. फिर D जीरो होने के बाद फिर हमारी एक केस आती है D1 जीरो, D2 जीरो और D3 जीरो. तो उसमें हम कुछ बातें देखेंगे. फिर नेक्स्ट है अगर D जीरो है बट इसमें से एक भी नॉन जीरो नहीं, मतलब तीनों जीरो है, ये हमारी पार्शियल केस है D जीरो. फिर D1, D2, D3 सब जीरो. तो इसका डिटेल्स हम कुछ प्रॉब्लम के साथ जाएंगे तो समझ में आएगा. ये ऐसा बता के नहीं समझ में आएगा. पहले क्वेश्चन क्या है, वैल्यूज फाइंड करो. D नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट है, क्रैमर रूल करो, ये सबको आपका है. बट अगर D जीरो है और कम से कम एक D1, D2, D3 अगर एक आधा भी नॉन जीरो है तो इसका सोल्यूशन ही नहीं है. इट इज इनकंसिस्टेंट. इधर यूनिक सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. इस केस में इस पाथवे के लिए हम कुछ प्रॉब्लम में एल्गोरिथम देखेंगे. So these were things related with the algorithm of consistency, inconsistency, and solution of equation by using the discriminator. Now, if you have the equation, you are familiar with using the Cramer's rule. It is not our way. It is not our part today to tell how we use the Cramer's rule. We only have to know about the process or the fact about the values of determinant D zero, D is non-zero, and so many things. Consistency and inconsistency. Now I have the question: for what value of A? Value of A. Here, this type of questions are asked. For what value of A? The system of equation. System of equation. SC. System of equation 2x plus ay plus 6z equals to x. Try to understand the question. Ay मतलब the coefficient of y is
नहीं, x plus 2y plus bz equals to say 5. And then third one, x plus y plus bz equals to 4. Plus y plus bz equals to 4. Now for what value of a? See the question, 2x plus ay plus 6z is equal. X plus 2y plus bz is 5. X plus y plus 2z equals to 4. For what value of a? It has a unique solution. It has unique solution. So for what value of a? It has unique solution. There are so many questions on the same. पहला है यूनिक सोल्यूशन. तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसका सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो. यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें डी इज नॉन जीरो कंसिडर करना पड़ता है. यही कंडीशन यूनिक सोल्यूशन, दैट इज डी इज नॉन जीरो. अब डी नॉन जीरो होगा मीन्स विच क्वांटिटी विल बी नॉन जीरो. So let me write the quantity. So D equals to what? 2A 6. 1, 2. The value of B. And the last is 1, 1, 3. This is non-zero. 1, 1, 3. 1, 1, 3. 1, 1, 3. For what value of A it is non-zero? For what value of A it is non-zero? अब आपको थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. पूरा सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे. ओके, ये आपके सामने डी है, आपके पास इक्वेशन है 2a6 1, 2b 1, 1, 3 नॉन जीरो. अब ये वैल्यू कौन से वैल्यू ऑफ ए के लिए नॉन जीरो होगी? हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे. क्वेश्चन डिटेल में समझिए. 2a6 2a6 1, 2b 1, 1, 3 इज नॉन जीरो. अब आप सब लोग कैसे जाते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से. स्ट्रेट फॉरवर्ड वे हम वैसे जाएंगे पहले और बाद में शॉर्टकट बताएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज. तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल वे. हमारा पहला काम इसको सॉल्व करना है. कुछ भी ना हो इसको सॉल्व हम करेंगे. कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व इट. हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि दो जगह अगर टू है तो उसको जीरो कर दो, या O1 से हम कुछ भी जीरो कर दें. ठीक है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे. 2 इंटू कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत सारे चलते हैं. 2, 3 जा 6, 6 माइनस बी माइनस ए माइनस ए ए 3 माइनस बी प्लस 6 इंटू प्लस 6 इंटू. ये थोड़ा लेंथी होगा. लेट अस सी द लेंथी प्रोसेस. विदाउट लेंथी प्रोसेस यू कैन डिटरमाइन इट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. Very simple is that. Plus 6 into 1 minus 6. This is non-zero. Zero नहीं है, non-zero. Non-zero. 2 into 6, 12. 12 minus 3. Minus 3a minus ab plus ab. Plus 6 into minus 1 will be 0. 12 minus 2b minus 3a plus ab minus 6 equals to 0. तो इससे आपको कुछ मिलता है तो देखिए. You obtain 6 minus 3a minus 2b plus ab. 12 minus 6, 6 minus 2b minus 3a plus ab equals to 0. 6 minus 2a minus 3a plus ab equals to 0. 3a minus 2b plus ab equals to 0. तो सिंपल है. इससे कुछ कॉमन लो और इससे कुछ कॉमन लो. इससे हम b कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस बी. ओके, अब इधर से हम प्लस माइनस ए कॉमन लेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस बी, और प्लस का होगा माइनस और बी 0. तो हमें मिल जाएगा 3 नॉट 0 नॉट 0 नॉट 0 नॉट 0 है ना.
D इज नॉट जीरो कंसिस्टेंट मतलब। रुको रुको रुको, तो 3 माइनस डी इंटू ए माइनस 3 माइनस डी इंटू 2 माइनस इज नॉट जीरो। ये कब नॉन जीरो होगा, ये मेरा सवाल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 मिनट, लेट अस सी दैट। आपको आंसर देना है तो दे सकते हैं, क्वेश्चन नहीं मिलेगा जवाब। सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है। कि हमको उन्होंने बोला फॉर व्हाट वैल्यू आपका इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। डिटर्मिनेंट कब जीरो नहीं होगा, अगर ये प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। ये प्रोडक्ट कौन से वैल्यू अगर हमने लिए तो जीरो होता है, कौन से वैल्यू लिए तो हमने ये जीरो होता है। अगर ए की वैल्यू 2 नहीं है और बी की वैल्यू 3 नहीं है तो ये नॉन जीरो आएगा। ए की वैल्यू 2 एंड एट द सेम टाइम बी की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अदर देन 2, ए की वैल्यू 2 के अलावा कौन सी भी वैल्यू हो ए की, तो ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी। 3 एंड 2 से क्या होगा, 3 बी की वैल्यू अगर 3 हुई तो भी ये जीरो होता है। समझो बी की वैल्यू 3 नहीं है बट ए की वैल्यू अगर 2 है तो भी ये जीरो होता है। मतलब दोनों में से कौन सी भी वैल्यू अगर 2 हो गई और बी 3 हुआ, इसमें से एक भी वैल्यू अगर मिल है हमारी, ए की वैल्यू 2 है या बी की वैल्यू 3, तो ये जीरो हो जाता है। तो अगर ये जीरो हुआ तो हमारा कंसिस्टेंसी केस नहीं रहता है। मतलब A must not be 2 and B must not be 3. So the equation is consistent, means has a unique solution if A is not 2 and B is not 3. मतलब the values of A and B are other than 2 and 3. A और B के वैल्यू other than 2 and 3. और दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड, इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये other than 2 and 3 उसके जो वैल्यूज है वो नॉन जीरो आएंगे। सिंपल है यार, देख लो ना। आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को ऑब्जर्व करो। देखो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, है ना। मतलब ये रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो है पहले से ऑलरेडी, तो फर्स्ट रो इज ऑलरेडी व्हाट 2 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 3 इंटू 6, तो ये 1 इंटू 2, तो ए का वैल्यू अगर 2 हुआ तो ये जीरो होगा। ए का वैल्यू अगर 2 हुआ तो ये जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों रो एक दूसरे के मल्टीपल हो गए। हमने एक प्रॉपर्टी लिया था, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो मतलब ए का वैल्यू 2 नहीं चाहिए, कुछ भी रहने दो, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो अदर देन ए इक्वल अदर देन 2, ये इक्वेशन एक कंसिस्टेंट रहेगा सिस्टम, मतलब इसको सॉल्यूशन रहेंगे। दूसरा, हाँ 2 मिनट आगे, दो रो सेम रो है। अब हम और एक बात जाएंगे बी के बारे में। 3 1 आर 3, 2 3 आर 6, इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो ये 1 इंटू 3 क्या होगा, बी। तो बी का वैल्यू अगर 3 होता है तो ये दोनों रो एक में एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते। अगर बी का वैल्यू 3 हुआ तो दोनों रो एक दूसरे के मल्टीपल हुए तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। बट हमें वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, मतलब बी इज नॉट जीरो, बी इज नॉट, दिस इज आवर केस, बी इज नॉट। ओके, अनदर वे अगेन, हमें ये नॉन जीरो चाहिए। क्लियर द ट्रिक। देखो हम पहला रो और तीसरा रो को कंपेयर करेंगे। पहले रो से हम 2 कॉमन लेंगे, लिया कॉमन 2, इधर हुआ 1 ए बाय 2 3, ये 1 2 बी, ये 1 1 3 नॉन जीरो। ये 2 नॉन जीरो है तो उसका कोई सवाल नहीं रहेगा। 2 के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, इसके ऊपर है। ये नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ये 3 सेम है, ये 1 सेम है। अगर ये 1 की जगह ये बाय 2 अगर होगा, ये बाय 2 और 1 अगर सेम हो गए तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, इक्वल हो जाएंगी दोनों रो। मतलब a बाय 2 मस्ट नॉट इक्वल टू 1, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 2, देन एंड देन इट विल नॉट बिकम जीरो। ओके, अब हम और आगे जाएंगे। ये सिर्फ ए की केस नहीं, बी की भी केस होनी चाहिए। बी की केस है, बी में जाएंगे। बी में हम कैसे जाए, इसमें से 3 कॉमन लो, इसमें से 2 लिया था, इसमें से 3 कॉमन लो, इधर 1 जाएगा, इधर b बाय 3 रहेगा।
और इधर 1 होगा। अब देखो पहला कॉलम और थर्ड कॉलम, ये 1 है, ये भी 1 है। अगर ये इक्वल होता है तो वैल्यू 0 होगा, मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब b is not equal to 3. So a is not equal to 2, b is not equal to 3, then the system is consistent. It has a unique solution. It has a unique solution. अब हम जाएंगे आगे इसके थर्ड पहलू के बारे में, नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट इज आवर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की केस कब आती है? When does the solution will be no solution? कौन सी केस आती है? तो उसके लिए हमें फिर से कंप्लीट सॉल्यूशन में जाना है, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट वाज यूनिक सॉल्यूशन, सेम system of equation. Here this problem is very helpful. Only one this problem can solve so many questions. We have 2x plus ay, 2x plus ay plus 6z equals 3x. Same question. X plus 2y plus bz equals to 3. Question this. X plus 2y plus bz equals to 5. X plus y plus bz equals to 4. अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन दैट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? आपको अगर याद होगा सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन डी 0 होना चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो व्हाट विल यू गेट? डी 0 के लिए आप क्या कंसिडर करोगे? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर डी? डी 0 के लिए आपको क्या करना है? वही 2 1 ए 2 1 6 डी 6 इक्वल टू 8 नहीं, कुछ भी नहीं, ये 0। तो अभी हमने देखा ना, अगर ए का वैल्यू 2 हुआ और बी का वैल्यू 3 हुआ तो ये 0 होता है। अभी तो यही देखा ना, अगर ए और बी 2 और 3 नहीं है तो ये नॉन 0 होता है, मतलब ए इक्वल टू 2। बाकी सब उस तरह से देखिए, 1 इंटू 2 3 इंटू 2 तो 1 इंटू 2। अगर ए इक्वल टू 2 होगा तो वैल्यू 0 होगा। फिर से 2 3 जार 6, 3 जार 1, 1 3 जार 1, 3 1 जार 3। तो बी 1 इंटू 3 बी का वैल्यू 3 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बट ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 में हमें आगे जाकर देखना है कि ए की वैल्यू 2 पुट करने के बाद आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, कंसिस्टेंसी में ए इन हमारी कंसिस्टेंट ही केस है, डी इक्वल टू 0 में भी कंसिस्टेंट केस है। फिर हमें D1 D2 D3 के केस में जाना है। अब D1 आपको कैलकुलेट करना है। जब हम इसमें a इक्वल टू 2 हम जब पुट करते हो तो इक्वेशन किस तरह में कन्वर्ट होता है देख लीजिए। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इक्वेशन? आपका इक्वेशन एक्चुअली देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। ये अगर 2 होगा तो वैल्यू 0 होगी, ये अगर 3 होगा तो वैल्यू 0 होगी। बट हमारा आंसर जो है इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसमें हमें और कुछ डिटेल्स में जाना पड़ता है। अगर ये हमने 2 पुट किया तो हमारे पास कितने इक्वेशंस मिलते हैं? ये हमारा पॉइंट है। हम इन इक्वेशंस को विल गेट अगर ये हमारा 2 होगा। देख लो कि एक वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो हम इन इक्वेशंस की आगे 2। तो हम जब पहले इक्वेशन में ए की वैल्यू 2 पुट करते हो तो पहला और तीसरा इक्वेशन सेम आता है। देखो ना, ये हुआ हमारी बात a is 2 एंड b is 3।
तो ये अगर हमने इसमें 2 पुट किया तो हमारा सिस्टम क्या बनता है, 2x प्लस 2y प्लस 6z इज x प्लस 2y प्लस bz इक्वल टू 5 और फिर x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4। इससे दोनों इक्वेशन सेम हो गए ना, दोनों इक्वेशन सेम है, कुछ भी नहीं है। हम ये दोनों इक्वेशन को दोनों में से एक को हटा देंगे तो हमारा सिस्टम ये बन गया। अभी दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसको यूनिक सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन x plus y plus 3z is 4 and x plus 2y plus bz equals to 5. These are the three equations we are getting. Okay. अब इसको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए क्या? तो इसमें जो आपका x और y है उसको हमको सॉल्व करना है, ज्यादा डिटेल में मत चाहिए। तो a इक्वल टू 2 अगर होगा तो इस इक्वेशन को इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि d की वैल्यू 0 होती है। अभी इस केस को हम क्या करेंगे फिर से देखते हैं। ये हमारा 2x प्लस 2y प्लस 6z आया ना, a इक्वल टू 2 के केस में d इक्वल टू 3 में भी ऐसा जाएगा, कोई बात नहीं। तो a इक्वल टू 2 की हमारी केस है। हाँ, अब हम जाएंगे तो ये इक्वेशन को हम हटा देंगे। ये इक्वेशन हमने हटाने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए। दीज आर द टू इक्वेशंस वी ऑब्टेन, x प्लस 2y प्लस bz इक्वल्स टू 5 और दूसरा है x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 6। धीरे धीरे अब ये दोनों से हम दो इक्वेशन बनाएंगे टू वेरिएबल के। पहला इक्वेशन हमारा बन गया 5 माइनस bz और दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया 4 माइनस bz। These are the two equations, x plus 2y equals to. Here, this is our first equation. X plus y equals to 4 minus 3z. Okay, x plus y equals to, and 5 minus bz. Okay, x plus 5 y equals to x plus y is 4 minus 3z, and x plus 2y equals to 5 minus bz. These are the two equations. अब ये जो क्वांटिटी है इसको हमें किसी कांस्टेंट नंबर से डिनोट करेंगे, किसी भी कांस्टेंट नंबर, कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो, दोनों क्वांटिटी कुछ कांस्टेंट नंबर में आएंगे, डिफरेंट कांस्टेंट नंबर। z को हम कांस्टेंट करेंगे और x और y को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें x और y के सॉल्यूशन है, देखो ना, ये 1 माइनस 2, ये नॉन जीरो है। अभी हम 2/2 सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें इसको सॉल्यूशन है, x का एक सॉल्यूशन मिलेगा, y का एक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी x और y के ये जो है ना ऐसे इसके रिलेशन में मिलेंगे, इसलिए इसको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन मिल रहा है ना, नो सॉल्यूशन की केस नहीं है, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। फिर वो सब प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ तक आ गए। तो ये 1 माइनस 2 डिटर्मिनेंट, ये डी नॉन जीरो, इसका सॉल्यूशन है। वो तो x की एक वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी और वो इन टर्म्स ऑफ दिस मिलेगी, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। और z के बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, z के और b का जो 3 वैल्यू हो या ना हो, बहुत सारे वैल्यू पुट करके हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये सॉल्यूशन मिलने के बाद ये मिलता है, x और y के वैल्यू मिलते हैं। अब कितने मिलते हैं ये डिपेंड ऑन दिस वैल्यूज, और ये वैल्यू बहुत सारे, z चेंज होगा, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y। For each z, you will have different x and y. Each z, you will have different x and y. Means x and y जो है मिलेंगे. So it has infinitely many solutions for a question. अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसमें शॉर्टकट ले रहे हैं हम टाइम की वजह से।
सेम क्वेश्चन हमारा है, हमने D1 D2 D3 फाइंड नहीं किया था, वो D1 D2 D3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी डिडंट फाइंड। अभी हम अगर नो सॉल्यूशन की बात करें, नो सॉल्यूशन समझ लो, तो नो सॉल्यूशन में क्या चाहिए, D0 चाहिए, बट एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 मतलब Dx Dy Dz नॉन जीरो चाहिए, उसमें से एक नॉन जीरो, इसमें से एक नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में ये तीनों जीरो चाहिए, वो चेक करो, ए इक्वल्स टू 2 के लिए तीनों जीरो आ जाते हैं दूसरे मेथड से हम। अभी फिर हमारे पास वो ओरिजिनल इक्वेशन सिस्टम चाहिए, तो सिस्टम देख लो आपका फिर से, योर दिस सिस्टम, एक ही प्रॉब्लम बार बार देखिए, आई थिंक योर फोन 2x प्लस ay प्लस 6z इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y प्लस dz इक्वल्स टू 5, x प्लस y dz इक्वल्स टू 4। अब हमारा d है 0, तो उसके लिए ये b, अब हम लिख पहले d1 मतलब dx, 2 1 1 के जगह हमारा होगा 8 5 4, ये होगा, ये मतलब 2 2 2 1 6, b मतलब 3 3 3, ये वैल्यू देखो जीरो होती है क्या, इधर दिस वैल्यू जीरो और नॉट, ये वैल्यू जीरो हो रही है या नहीं, चेक करो, इधर दिस वैल्यू जीरो और वैल्यू जीरो है या नहीं। क्या आती वैल्यू चेक करना है, 8 इंटू 6 माइनस 3 3 माइनस 2 इंटू 15 माइनस 12 3 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 8 माइनस 3, ये जीरो आती है, हमें नॉन जीरो चाहिए, तो नो सॉल्यूशन होगा, तो हम D2 लेंगे, C1 में D2 रखेंगे, D2 क्या होगा, ये 2 1 1 सेकंड कॉलम चेंज होगा 8 5 4, और ये 6 3 3 डी के वैल्यू, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आ रहा है, फिर हम D3 ले लेंगे, तीसरा तो जीरो आना नहीं चाहिए, D3 विल बी 1 2 1 1 2 2 1 8 5 4, अब वैल्यू चेक करके देखो, 2 इंटू 8 माइनस 5 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 3 आर 6 6 माइनस 2 6 प्लस 2 माइनस 8, कितना आता है ये वैल्यू, तो फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, जीरो आ रहा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि बी इज इक्वल टू 3, ए की कंडीशन हमें पुट करना ही नहीं है, D0 में ए की कंडीशन मत पुट करो, सिर्फ बी की कंडीशन पुट करो, हाँ ये सिर्फ जीरो, तीनों जीरो आ गए ना, फिर मत चेक करो, कोई फायदा नहीं, तीनों जीरो आ गए, डी भी जीरो है, अगर हमने ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 2 दोनों पुट किए तो वैल्यू जीरो आएगी, सब वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब ओनली फॉर बी इक्वल टू 3, अब सिर्फ बी की वैल्यू 3 पुट करो, बी की वैल्यू 3 पुट करो और D3 निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ D3, बी की वैल्यू 3 पुट करो, डी की वैल्यू D3 निकालो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आवर D3, D3 हमारा क्या होगा, 2 1 1 8 2 1 6 3 3, चेक करो ये वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू,
ये वैल्यू 2 नहीं है, अदर देन 2, वैल्यू इज नॉट 2, अदर देन 2 कुछ भी वैल्यू पुट करो एक, अदर देन 2 एनी वैल्यू पुट करो। अदर देन 2 कौन सी भी वैल्यू पुट करो, पुट एनी वैल्यू अदर देन 2, 5 पुट करो ना। अब देखो क्या आता है, आ रहा है 0, देखो 2 इंटू 6 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 6 इंटू माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 0। कितनी आती वैल्यू, 0 आ रही है, सभी के लिए 0 आ रही है। तो इधर इट हैज सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। यूनिक सॉल्यूशन का सही है, 1 b इक्वल्स टू 3, नॉट वैल्यू ऑफ ए की कौन सी भी वैल्यू लो, b इक्वल्स टू 3 के लिए भी d3 भी 0 आ रहा है। d2 चेक करो, सब चेक करो, d1 चेक करो फिर से, d1 में 8 5 4, ए की वैल्यू अदर देन 8 2 लीजिए, 5 2 1 और 8 6 3 3। अब चेक करो क्या आता है वैल्यू, एट इंटू 6 माइनस 2 दैट इज 24 डायरेक्टली, माइनस 5 इंटू डी का वैल्यू माइनस 5 इंटू 15 माइनस 20। ये प्रॉब्लम हमें आप बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ईच एंड एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट। एक प्रॉब्लम में सब कुछ पूरा थ्योरी हो जाता है, और आगे के जब हम आगे आएंगे तो इसको तीनों को जीरो करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। ये भी जीरो आता है, सेकंड लीजिए, सेकंड नहीं लिया था हमने भी, ये 5 करके सेकंड भी जीरो आता है, सब जीरो आ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिर हमें ए और बी के वैल्यू में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, और उनसे हम बता सकते हैं कि फॉर अदर देन दिस वैल्यू, ये वैल्यू छोड़ के हमें इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। ओके, अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो है, हाँ अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है, हम सिर्फ आज इतना क्लियर कर सके, अभी आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको और आगे जाने के लिए। पहली बात हो गई कंसिस्टेंसी क्या होती है, दूसरी बात होती है इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, और डिटर्मिनेंट उसको कैसे यूज करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं होमोजीनियस, और ये इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी इक्वेशन इसी पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है। तो फिर से बी इक्वल्स टू 3 चेक करके देखो ये ट्रू हो या ना हो, और उसके लिए कोई एक डिटरमिनेंट d1 d2 d3 नॉन जीरो आता है या नहीं, उसको हमें चेक करना है, अगर d1 d2 d3 नॉन जीरो और b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3 के लिए d1 d2 d3 हमें चेक करना है, और वो वैल्यू हमारी कितनी आती है देख लो, b इक्वल्स टू 3 तो जीरो आती है, नॉन जीरो आती है, एंड देन वी विल सी दैट हाउ। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम यही रुकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ होमोजीनियस इक्वेशन के साथ आएंगे और सम न्यू पॉइंट। हाँ नहीं, तो भी अभी हमारे इनकम्प्लीट रहता है, 5 मिनट चाहिए हमें, 5-7 मिनट। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। यस यस, ओके यस, सब न्यू है, न्यू ही रहेगा, न्यू रहेगा, हर बार न्यू रहेगा, वो एक न्यू रहेगा।
थैंक यू।